परेड कमांडर एसआई मनोज कुमार तेज और चुस्त कदमों के साथ सलामी मंच की ओर अग्रसर होते हुए। श्रीमान, स्वतंत्रता दिवस की परेड आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है श्रीमान। जय श्रीमान। परेड कमांडर मनोज कुमार ने मुख्यमंत्री महोदय से परेड के निरीक्षण का आग्रह किया, जिसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सहर्ष स्वीकार किया और निरीक्षण वाहन की पर सवार होते हुए आज हमारा महान देश भारत अपनी आज़ादी के 70 वर्ष पूरे करके 78वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आज के ही दिन वर्ष 1947 में हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुआ था। हमारे लिए आज़ादी की राह आसान नहीं थी। ये आज़ादी हमें असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों से ही नसीब हुई थी। और इधर माननीय मुख्यमंत्री महोदय परेड के स्टार्टिंग पॉइंट और ये प्लाटून नंबर 1 हिमाचल प्रदेश पुलिस का यह दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रही है एसआई रितु। प्लाटून नंबर 2 पुरुष होमगार्ड, नेतृत्व कर रहे हैं विजय कुमार। प्लाटून नंबर 3 महिला होमगार्ड, इसकी कमांडर है मीना देवी। प्लाटून नंबर 4 एनसीसी बॉयज डिग्री कॉलेज एवं फोर एचपी कंपनी, इसके कमांडर हैं अंडर ऑफिसर समीर। एनसीसी गर्ल्स डिग्री कॉलेज एवं फोर एचपी कंपनी, इसकी अगुवाई कर रही है अंडर ऑफिसर कनक ठाकुर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सुबह की गिनती होती थी। परेड को मंच से गुजारने की अनुमति लेने के बाद परेड और उनके ठीक पीछे है हिमाचल प्रदेश पुलिस का मार्चिंग दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रही है एसआई रितु। और दाहिने देश की कमान के साथ ही परेड कमांडर मंच से गुजरते हुए और उनके ठीक पीछे प्लाटून नंबर 1 की जो कमांडर एसआई रितु, उनके ठीक पीछे होमगार्ड के प्लाटून के कमांडर विजय कुमार। महिला होमगार्ड इसी लीड कर रही है मीना देवी। कदम कदम बढ़ाएगा, खुशी के गीत गाए जाए, इस मधुर धुन पर कड़क कदमों के साथ हमारे एनसीसी के ये युवा साथी 4 एचपी कंपनी एवं डिग्री कॉलेज के ये कैडेट्स तालमन से गुजरते हुए और उनके ठीक पीछे गर्ल्स का यह दस्ता पलक ठाकुर के नेतृत्व में स्वामी मंच से गुजरता हुआ और उनके ठीक पीछे शहीद कैप्टन विजय शर्मा स्मारक बॉयज सीएस सेकेंडरी स्कूल के नेतृत्व कर रहे हैं हर्ष शर्मा। और उनके पीछे खेल अकेडमी स्कूल का यह मार्चिंग दस्ता, एनसीसी का दस्ता, नेतृत्व कर रही है कैडेट बालविका शर्मा। बॉयज स्कूल के एनसीसी के वॉलंटियर्स नेतृत्व कर रहे हैं रजत। इसके बाद सुपर मैग्नेट स्कूल, इस प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं अभिषेक। इसके बाद प्लाटून नंबर 10 ऑलमाइटी स्कूल, नेतृत्व कर रहे हैं चैतन्य शर्मा। सिल्वर बैल स्कूल से प्लाटून नंबर 11 निक्षित और इनका पूरी टीम जो है इस्लामी मंच की गुजरती हुई। हमीरपुर पब्लिक स्कूल का यह एनसीसी का यह दस्ता नेतृत्व कर रही है ईशा।
और आखिर में जो है ये ब्लू स्टार स्कूल का यह दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं अनमोल। और यह होमगार्ड का बैंड सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, एक गुलिस्तान हमारा। बहुत ही मधुर कदम से कदम मिलाते हुए यह भगवान इंद्र की कृपा से और विशेषकर मां ज्वाला के आशीर्वाद से परेड और बच्चों का पूरा मार्च पास ठीक ठाक से हो गया। उसके बाद चाहे जितनी मर्जी बारिश हो, नेक्स्ट नो डिफरेंस। विराजमान माननीय विधायक श्री सुरेश कुमार जी, माननीय विधायक कैप्टन रणजीत सिंह जी, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, पूर्व विधायक और मेरे साथ सहयोगी रही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में श्रीमती अनिता वर्मा जी, श्री मनजीत जोगा जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कम्युनिकेशन विंग के इंचार्ज श्री दीपक शर्मा जी और मेरे पुराने सहयोगी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री सुमन भारती जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी, हमारे प्रतिष्ठित कर्नल एंड सीनियर लीडर कर्नल DC लखवाल जी, हम एक ही रेजिमेंट के हैं, राजेश कुमार जी नॉट 1-2 रेजिमेंट। MPMC के अध्यक्ष श्री अजय शर्मा जी, हमारे DC साहब और बहुत ही बहादुर अफसरों में से श्री अमरजीत सिंह जी, सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक हमारे ब्रिगेडियर मदनशील शर्मा जी, हमारे SP श्री भगत सिंह ठाकुर जी, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन और भूतपूर्व बहादुर सैनिक साथियों, कांग्रेस पार्टी और इसके सभी फ्रंटल संगठन के पदाधिकारी, नगर परिषद और पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि, सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी, परेड और अन्य गतिविधि के प्रतिभागी और यहाँ उपस्थित सभी प्रदेश के इस भाग के सभी साथियों, बुजुर्ग लोग, सभी कल का भविष्य लोग साथियों, सबसे पहले बहुत ही सुंदर और वेरी इम्प्रेसिव परेड आई से, जिसका आयोजन हमारे DC साहब, SP साहब और सभी पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स और अधिकारियों ने किया और सभी लोगों ने इसका अच्छा भाग लिया। खासकर जो परेड कमांडर थे मनोज डिड ए वंडरफुल जॉब, उनको बहुत बहुत शाबाश, वेल डन। हाउ लकी वीर भूमि, जहाँ देखो बड़े तरीके से अच्छे तरीके से परेड का निर्वहन हुआ। और अब इंद्र देवता चाहे जब अगर उग्र रूप भी धारण करने कोई बात नहीं। मैं इस मौके पर सभी प्रदेशवासियों को इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। कई वर्षों के कड़े संघर्ष और अनगिनत बलिदानों के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश गुलामी की बीड़ियों से आज़ाद हुआ और हम आज़ाद मुल्क कहलाने लगे। इस पावन अवसर सबसे पहले हम उन महानायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हम उन वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर किए। हिमाचल प्रदेश ने भी आज़ादी के आंदोलन में देश की सीमाओं की रक्षा में
हमेशा सर्वोच्च बलिदान दिए हैं और इनमें विभिन्न हमारे सपूतों ने अमर शौर्य गाथाएं लिखी हैं। हिमाचल के स्वतंत्रता सेनानियों और जुझारू लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हुए देश के बाहरी और आंतरिक आक्रमणों को डट कर सामना किया है। ये अपने एक स्वर्णिम इतिहास। हिमाचल प्रदेश के नौजवान देश की सेनाओं का हमेशा महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। हमारी सरकार वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों, सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहती है। हिमाचल प्रदेश जब अस्तित्व में आया उस समय कई चुनौतियाँ थी, लेकिन हिमाचल के मेहनती और ईमानदार लोग बुलंद हौसलों के साथ विकास की तरफ बढ़ते रहे। हमें गर्व है कि हिमाचल प्रदेश आज दूसरे पहाड़ी राज्यों के लिए विकास का आदर्श बनकर उभरा है। हमारी सरकार का संकल्प है कि हिमाचल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और आने वाले 10 वर्षों में ये सबसे समृद्ध राष्ट्र का हिस्सा बने। चुनाव के दौरान हमने लोगों को कुछ गारंटियाँ दी थी, जिनमें से हमने 5 गारंटियों को इस छोटी सी अवधि में पूरा करने का वादा निभाया है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को देखते हुए हमारी सरकार ने इस आयोग को बंद कर भर्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग खोला। भाइयों और बहनों, पिछले वर्ष की तरह इस बरसात में भी आपने देखा 2-3 स्थानों पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बहुत से बहुमूल्य जीवन प्राकृतिक आपदा में खोए हैं हमने, जिन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि दुख की इस घड़ी में हम आपदा प्रभावित के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सुखनी जी ने पहले ही दिन शपथ लेने के बाद ये निर्णय किया था तो बेसहारा बच्चों के लिए जितना भी कुछ हो सके करेंगे, और उन्होंने कर भी दिखाया। ये मैं समझता हूँ पूरे देश में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जिस प्रकार से हम इन बेसहारा बच्चों को हमने मदद की है वैसा शायद दूसरा कोई राज्य न हो। हमारी सरकार ने न केवल बेसहारा बच्चों और महिलाओं को संकल्प लिया है कि इन्हें सहारा देंगे, इसके साथ ही हमने एक ऐसा सुंदर स्थान जो कि आपके इस क्षेत्र से नज़दीक है, लुधान करके वहाँ पर जहाँ हम सुखाश्रय बनाने जा रहे हैं, जिसमें 400 बच्चों के रहने का पूरा इंतजाम होगा, शिक्षा का, खेल का, उनके मनोरंजन का। मैंने स्वयं उस इलाके की डोनेशंस की और कुछ ही महीने पहले अपने माननीय मुख्यमंत्री के साथ वहाँ पे हमने फाउंडेशन भी रखी है। तो हम समझते हैं कि जब हमने चिल्ड्रन ऑफ स्टेट बच्चों को एक्सेप्ट किया है और एक उदाहरण दिया जिसका मैंने स्वयं ये हाउस में एक बिल लाया था, अब एक्ट बन चुका है। अब जब एक्ट बन जाता है तो मैं समझता हूँ कि अब वो बच्चों का अधिकार है और सरकार का कर्तव्य उनको सारी सुविधाएं देना। इन्हीं के कल्याण के लिए 100 करोड़ रुपए के मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष का भी गठन किया गया है। अपनी चुनावी गारंटी को पूरा करते हुए हमारी सरकार ने इंदिरा गांधी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को सम्मान राशि के रूप में हर महीने 1500 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। इस प्रकार इन महिलाओं को सालाना 18,000 रुपये की सम्मान राशि इस महिला को मिलती है। इसके अलावा पूर्व में अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित हो रही लगभग 2,37,000 महिलाओं को भी इस योजना के दायरे में लाकर उनकी मासिक पेंशन को बढ़ाकर 1,500 कर दिया गया है। न्यूनतम 40% दिव्यांगता वाले अधिकतम 2 बच्चों तक सरकारी क्षेत्र में सुविधाएं दे रही महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव के रूप में 730 दिनों के अवकाश की सुविधा दी गई है। हमने अपने वायदे को पूरा करते हुए प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया है। आप सभी जानते हैं, एक
कोई भी कर्मचारी जब घर पहुंचता है इतनी बड़ी सेवा अवधि के बाद, तो उसे अगर ठीक राशि ना मिले तो ओपीएस की जो मैं समझता हूँ, जो मैंने खुद कैलकुलेट की थी कि 17,000 के आसपास जिस एक व्यक्ति को मिलती थी, वो 37,000 ऑनवर्ड अपनी ओपीएस के नीचे पेंशन दे रहा। और ये संख्या लगभग 1,36,000 से अधिक कर्मचारी हैं जिनको लाभ होगा, जिनके घर में समृद्धि सुख शांति से आप एक रिटायर्ड कर्मचारी जा सकते। लोगों को प्रदेश में ही उच्च स्तर की चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने की दिशा में भी हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हिमकेयर योजना के दुरुपयोग कई मामले प्रदेश सरकार के सामने आए हैं। इसीलिए इन सभी 147 प्राइवेट अस्पतालों को इस योजना के दायरे से बाहर कर दिया गया। इस योजना को बंद नहीं किया गया है, ये अंडरस्टैंड करने की बात है। इस योजना को बंद नहीं किया गया है, मैं जोर जोर कर कहना चाहता हूँ। हाँ, सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। प्राइवेट अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा को भी जारी रखा गया है। और इसके साथ आप सब जानते हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को स्तरोन्नत और आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया गया, जिसमें 6 विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्त किया जा रहा है। अभी तक लगभग 38 ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ 3 विशेषज्ञ गए हैं, और अभी हमने हाल ही में लगभग 220 डॉक्टर और रिक्रूट करने का जो फैसला लिया है, उसके अधीन ये विशेषज्ञ भी वहाँ पहुँच जाएंगे अगले कुछ महीनों में। सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में कैजुअलिटी विभाग को स्तरोन्नत कर इमरजेंसी मेडिकल डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कैंसर के मामले गंभीर चिंता का विषय है। अभी थोड़े ही दिन पहले 6 राज्यों के विशेषज्ञों को बुलाया था, और हमने पाया कि कैंसर हम दूसरे नंबर पर आ गए हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया से दूसरे नंबर पर हमारा प्रदेश आ गया है, जो कि चिंता का विषय है। और इस पर बहुत अच्छी गोष्ठी और मंत्रणा के बाद हमने फैसला लिया कि एक कैंसर के मरीज को लगभग 7 लाख रुपए का खर्च करना पड़ता है। कोई तो ऐसी भी दवाइयाँ हैं, ऐसे इंजेक्शन हैं जो 60,000 का ही लेना पड़ता है। इसलिए सरकारी अस्पतालों में सरकार ने फैसला किया है कि कैंसर के मरीजों का इलाज 42 दवाइयाँ जो लगती हैं वो मुफ्त में प्रदान की जाएंगी। कैंसर मरीज के लिए सभी जिला अस्पतालों सहित चयनित आदर्श स्वास्थ्य केंद्रों में भी कैंसर डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। मरीजों की सुविधा के लिए आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए एक पेट स्कैन मशीन, आईजीएमसी शिमला के लिए एक स्पेक्ट स्कैन मशीन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। टांडा मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ डॉक्टरों और चिकित्सा अधिकारियों सहित विभिन्न श्रेणियों के 462 पद और आईजीएमसी शिमला व अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान सेमियाना में 479 पद भरने का फैसला भी इसी के साथ ले लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग में राज्य सरकार द्वारा लगभग 2700 पदों को भरा जा रहा है। जैसे मैंने आपको कहा, प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से ऊना जिले के हरोली में बल्क ड्रग पार्क और सोलन जिला के नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण कर रही है। बागवानी क्षेत्र का हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान। बागवानों के हित में राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। सेब सीजन के दौरान यूनिवर्सल कार्टन का प्रयोग, मंडी मध्यस्थता के अंतर्गत सेब उत्पादों के सभी देनदारियों का भुगतान, जिसके लिए 153 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसमें पिछली सरकार की 90 करोड़ की देनदारियाँ भी शामिल हैं। इस साल सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों को 12 रुपये के समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। प्रदेश की लगभग 69% आबादी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से जुड़ी है। इसलिए कृषि उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता शामिल है। प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूँ 40 और मक्की को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य भी मैं बता देना चाहता हूँ साथियों कि ये सभी राज्यों में सबसे मैं समझता हूँ अधिक हिमाचल में दिया गया। जायका परियोजना के दूसरे चरण में वित्त वर्ष 2024-25 में 50,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सब्जी उत्पादन के अंतर्गत लाने का लक्ष्य है।
गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 32 से 45 और भैंस के दूध का 47 से 55 रुपये कर दिया गया है। इसी आशय को पूरा करने के लिए हिम गंगा योजना के अंतर्गत 2024-25 के दौरान कांगड़ा के डगवार में ऑटोमेटेड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जा रही है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में क्रांतिकारी पहल करते हुए प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। वेरी इम्पोर्टेंट जानने की जरूरत है कि आज के पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। इसलिए 6 ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन को हस्ताक्षरित किए हैं, जिसमें 4,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। लगभग 3,500 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। जिला चंबा में प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी स्टेशन बनाया जा रहा है। इस पहल से प्रदेश में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन बसों की शुरुआत होगी। निजी चालकों को इलेक्ट्रिक बस या ट्रक खरीद पर 50% की दर से अधिकतम 50 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। निजी ई वाहन ऑपरेटर को चार्जिंग स्टेशन के लिए 50% तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। युवाओं को ई वाहन खरीद पर 50% सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। गर्व की बात है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसी योजना बनाने वाला हिमाचल देश में पहला राज्य होगा। ऊना जिले के पेखूवेला में 32 मेगावाट और ऊर्जा परियोजना मात्र 4 महीनों में जनता को समर्पित की गई। इस परियोजना से सालाना 19 करोड़ 17 लाख रुपये का राजस्व का लाभ मिलेगा। कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के अधलौड़ में 10 मेगावाट तथा बगरेट विधानसभा के भंजाल में 5 मेगावाट क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के संचालन से प्रदेश सरकार को 11 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त होगा। विकास कार्यों में गति लाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों के चलते अब तक वन संरक्षण अधिनियम के तहत 60 मामलों में अंतिम स्थिति दी जा रही है और दूसरे 70 मामले सैद्धांतिक मंजूरी मिल जाएगी। प्रदेश सरकार पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध करवा रही है, जिससे पर्यटन गतिविधियों को लगातार बढ़ोतरी हुई है। शिमला में दुनिया के दूसरे तथा भारत और एशिया के पहले 15 स्टेशनों को जोड़ने वाले रोपवे पर शीघ्र ही काम आरंभ होगा। मैं इसकी योजना की रूपरेखा देख रहा था, जिस दिन बड़े बड़े स्पेशलिस्ट यहाँ आए। राज्य सरकार लगातार ऐसी परियोजनाएं प्रदेश को लाएंगी, जिससे हमारे युवाओं को काम मिलेगा।